एक्शन। नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मिलदी नसीबा नाल मोहब्बत, मिलदी नसीबा नाल मोहब्बत, यार मिले तो रब मिल जाए, यार मिले तो रब मिल जाए, जीना कैसा यार बिना। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनने वाले हैं तेरी जगमग ज्योति ने संसार में किया उजाला माँ। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक देवाशीष दास से फिल्मी गपशप। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार करना बारात लेके आऊंगा। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर रिकॉर्डिंग के लिए उपस्थित हैं, जिनसे हम एक लंबी बातचीत करेंगे। उनके जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे पहलू और उसके साथ साथ उनकी संगीत की यात्रा। जी हाँ, हमारे साथ हैं गायक देवाशीष दास गुप्ता जी। नमस्कार जी। नमस्कार। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू मैम। देवाशीष जी, ये बताइए कि आपने फिल्मों में गाया है, मंच प्रस्तुतियां की हैं, बहुत सारे शोज किए हैं, बहुत लंबा अनुभव है। लगभग कितने वर्षों से आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यानी गायकी की दुनिया में हैं आप? मैं कहूंगा कि गायकी की दुनिया में 12 साल की उम्र से जी मैंने शुरुआत किया था। एज ए, जिसको कहा जाता है, घर पे हम लोग कभी कभी गा लेते थे। उस वक्त हिंदी गाना सुन सुन के गाने याद भी नहीं कर सकते थे। एक अंतरा, कभी एक साइन, ऐसे गाते रहते थे। तो मेरी एक छोटी सिस्टर थी रत्ना दास गुप्ता जी। तो मैं उसको साथ में लेके टेबल पे कुछ बजा के, और जैसे उस वक्त वो गाना हुआ करता था, ओ मेरे राजा खफा ना होना, अच्छा तो हम चलते हैं, देर से आई दूर से आई, देर से आई दूर से आई। तो हमारे टाइम पे वो गाने बहुत चलते थे। तो ऐसे ही टेबल बजा के खुद एंजॉय करना गाने को। जी। तो इस समय उसकी झलक हो जाए, कैसे गाते थे? क्योंकि उस वक्त जमाना किशोरदा का चल रहा था जी। तो नेचुरली। किस सन की बात है लगभग? आई थिंक दिस इज आन मिलो सजना, जॉनी मेरा नाम, देवानंद जी का, हेमा मालिनी जी। और उस वक्त मेरी उम्र हो गई, आई थिंक 7 साल का होऊंगा मैं, ज्यादा से ज्यादा। जी। हाँ, बट मैं सुनता रहता था गाने, रेडियो पे सुनता था। खास करके मैं दादी के घर पे रहता था कलकत्ता में, और वहां पर नीचे वेट करता था कि रात को कब वो अपना विविध भारती का एक प्रोग्राम आता था जिसमें सब हिंदी गाने बजते थे। जैसे क्या बोलते हैं, हवा महल हो गया जी, नाटक का। हाँ, ये भी मैं बहुत इंटरेस्ट लेके सुनता था। और मैक्सिमम गाने जो भी मैं सुनता था वो रेडियो पे ही सुनता था, छाया गीत। तो वहां से धीरे धीरे एक शौक बोलिए, या तो ऑलरेडी शायद मैं, ऊपर वाले ने मुझे कुछ गाने का, बोलते ना आप, गॉड गिफ्ट होता था। गाना आप ऐसे नहीं गा सकते हो। तो मैं बहुत कंटिन्यूअसली, मैं रात को वही रेडियो कब वो चलाएगा वो आदमी, और मैं वो कब मैं सुन के वहीं पर सो जाता था गाने सुनते सुनते। तो दैट टाइम ऑल यही सब गाने, रफी साहब के गाने, किशोरदा के गाने जो भी हिट थे, ये रेशमी जुल्फें, फिर अच्छा तो हम चलते हैं, ओ मेरे राजा, हाँ, ये सब सुन के फिर देन मैं एक्चुअली पढ़ाई के लिए गया था कलकत्ता में। फिर मैं वापस आ गया बनारस। तो वहाँ मेरी छोटी सिस्टर थी, मैं उनके साथ ये 2-4 गाने कोशिश करता था गाने के लिए। तो मेरे फादर ने देखा कि ये दोनों बच्चे गा तो रहे हैं, मगर कुछ उनको अच्छा लगता था, ये अच्छे टैलेंटेड लग रहे हैं दोनों, क्योंकि मेरे फादर भी बहुत अच्छा गाया करते थे। अच्छा, नॉट प्रोफेशनली, ऐसे ही गाते थे। तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने हमें बढ़ावा दिया इस चीज के लिए कि नहीं, तुम लोग सीखो, मेरे साथ बैठो, गाना सुनो और कोशिश करो। तो उसमें वहीं से मैं कहूंगा शुरुआत होती है। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि कलकत्ता आप गए थे कि पढ़ाई करने के लिए,
तो यहाँ हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ था। जी तो मेरे फादर बिजनेस के लिए वो फिर कानपुर शिफ्ट हो गए थे। जी। तो कानपुर में मैं रहा 6-7 साल तक। बचपन मेरा एकदम कानपुर में अच्छा। गुजरा था जी। तो उसके बाद 7 साल की उम्र में फिर मैं कलकत्ता आया दादी के पास पढ़ने के लिए जी। तो सेंट जेवियर्स स्कूल में मुझे दाखिला के लिए मुझे बुलाया गया था। तो वहां पर शायद मैं फिर थोड़ा सा, मम्मी डैडी नहीं थे मेरे साथ तो मैं रोता रहता था तो वहां नहीं रह पाया। जी, तो जी। सो आई केम बैक इन द मीन टाइम बनारस। जी उस वक्त मेरे मदर फादर बनारस शिफ्ट हो चुके थे। जी। तो फिर मैं वहां पर आ गया बनारस। एंड फिर मैं बनारस में, आप कह सकते हो कि गाना जो है वहीं से शुरुआत हुआ है मेरा। सीखा आपने ठीक जी से। जी, वहीं से जो भी सीख सकता था थोड़ा बहुत मैं कहूंगा। तो फादर ने ही हम लोग को बहुत गाइड किया जी। उस जमाने में। उन्हीं के सानिध्य में आपने सीखा। जाहिर है कि वो भी हुनरमंद थे, उनको भी गायकी आती जी थी। जी जी जी। मतलब फिर वहां पर आप क्या करते थे? फिर उसका कैसे शुरुआत की, जब मतलब कि आम जन के बीच में कैसे पॉपुलर हुए, या आपने? हाँ, ये है इंटरेस्टिंग। जी अभी मैंने आपको कहा जैसे कि अच्छा तो हम चलते हैं और जी। ओ मेरे राजा, ये दो गाना मैं और मेरी सिस्टर ने दिन रात गा के एक साइन एक अंतरा याद कर लिया था किसी अच्छा। भी तरह। तो किसी ने शादी पे हम लोग को इनवाइट किया, आप आना हमारे यहाँ शादी अटेंड करने के लिए। जी। तो जिन्होंने शादी पे बुलाया था उन लोग को अंदाजा था कि इन लोग भाई बहन थोड़ा गाते रहते हैं अच्छा। रहते हैं। तो वहां पर अचानक क्या हो गया कि इन लोग ने हम भाई बहनों को खड़ा कर दिया स्टेज के ऊपर विदाउट एनी नोटिस। हम लोग को मालूम ही नहीं था कि हम लोग को यहाँ गाना है या ऐसा कुछ है। तो हम लोग पहले तो बहुत घबरा रहे थे कि नहीं, हमसे नहीं होने वाला ऐसा। तो मेरे फादर ने बोला कोई बात नहीं, जाओ। तो हम लोग ने शायद वही ओ मेरे राजा खफा ना होना, तो मेरी सिस्टर और मैंने गाया, वही एक साइन एक अंतरा गाया। और ऑडियंस ऐसे जैसे पता नहीं उनको क्या हो गया ऑडियंस को। नहीं फिर से गाओ फिर से गाओ। और हमें तो आता ही नहीं गाना, आधा ही गाना आता था जी। तो फिर वही आधा गाना वापस रिपीट हुआ। अच्छा। तो उसके बाद और कोई गाना गाओ और कोई गाना गाओ। तो मैंने कहा और कौन सा गा सकता है, अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे, वो भी वैसे ही था आधा गाना। तो वहां से लोगों ने जो हमें प्यार ऐसा एक बच्चों की तरह बोलते हैं ना, हाँ, पसंद किया। कुछ हाथ में गिफ्ट, नहीं ये प्लीज ये रखो, इनको मिठाई खिलाना, चॉकलेट देना। जी। तो उस जमाने में हम लोग का ऐसा कोई कुछ दे तो सीधा ना बोलना, कभी लेना नहीं। या पिताजी का चेहरा देखना, लूं नहीं पिताजी तो लूं। एकदम वहीं से मना करते थे। जी, जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जो प्रोफेशन मैं कहूंगा, वहां पर कुछ कॉलेज के लड़के लोग आए हुए थे उसी शादी में जी। तो उन्होंने मेरे फादर को रिक्वेस्ट किया कि हम लोग का एक कॉलेज एनुअल कुछ फंक्शन है, आप प्लीज ये भाई बहन को भेजिए, लेके आइए। अच्छा। तो फादर को तो शौक था ही जी कि मेरे बेटे बेटी सिंगर बने। जी। तो और हमें तो इतना डर कि हमारी तो कोई तैयारी नहीं है, गाना ही नहीं मालूम, हम क्या करेंगे वहां जाके, कैसे गाएंगे। तो वही किस्सा। और हम लोग छोटे छोटे जब गा रहे हैं खफा ना होना, या तो अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे जुमेरात को, हाँ आधी रात को कहाँ, ये सब जो वर्ड हम लोग भाई बहन एक दूसरे से तो ऑडियंस ओ हो ये क्या, मतलब दे गॉन मैड। और वो भी ऑडियंस कितनी होगी मेरे हिसाब से 10,000 कॉलेज में और सब चिल्ला, यूथ, वो भी यूथ, फिर से गाओ और सुनाओ। और हम लोग को भी लग रहा क्यों नहीं और सुना सकते हैं, और क्यों नहीं, मगर गाना आता ही नहीं। इतनी तारीफ मिल रही है, अच्छा लगता है। गाना ही नहीं आता, क्या करें। अच्छा, तब तक सीखा नहीं था कुछ भी नहीं। तो ऐसे घर पे हम लोग ये गाते रहते। अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे जुमेरात को, हाँ आधी रात को, कहाँ, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चल
देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते, देर कर दी बड़ी जरा देखो तो घड़ी, ओहो मेरी तो घड़ी बंद है, तेरी ये अदा मुझे पसंद है। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी जल्दी। तो आओ पास बैठे पल दो पल, आज नहीं कल, क्यों क्यों आज नहीं कल, ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं, हाय टाटा, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, कल मिलो या परसों, परसों नहीं नरसों, कहाँ यही यहाँ कोई आता जाता नहीं, अच्छा तो हम चलते हैं। इसलिए तेरा रंग गोरी, हमारी पकड़ी गई है बस चोरी, अच्छा राम जाने क्या हुआ, कैसे हुआ ये गजब, मेरा चल जरा ढल गया, सारी दुनिया को पता चल गया, कैसे खेलेंगे अब आँख मिचोली, ले जा आके मेरे घर से मेरी डोली, तेरे घर वाले न कर दे इनकार, सब है तैयार, सब है तैयार, सुन ले फिर दिल की फरियाद, बस बाकी शादी के बाद। पिया देखो दिए जलते हैं, अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं, 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 अच्छा तो हम चलते हैं। वहां से मैं कहूंगा, हाँ हमारे साथ उस कॉलेज में इतना तो था कि एक म्यूजिशियन था, कि एक तबला था, एक हारमोनियम था, तो उनके साथ ही हम लोग रिदम के लिए दिया था, रिदम के लिए जी। गा रहे थे। तो वहां से इतना इंक्वायरी आने लगा कि नहीं ये भाई बहन को आप यहाँ पर लेके आओ, वहां पर लेके आओ। तो फिर अभी तबला और हारमोनियम दे आर प्रोफेशनल जी। तो हम लोग तो चलो शौक से गा रहे हैं, हमें कोई रेम्यूनरेशन नहीं लेना नहीं था, चाहिए, बट दे आर ऑफरिंग कि आप नहीं। तो पहला शो मुझे याद है 15 रुपया शो का था, जो 5 रुपीज तबले वाले को और 5 रुपया हारमोनियम और 5 रुपया हम भाई बहन। ऐसा? हाँ। ओह, तो वहां से जो बोलते हैं ना आप, प्रोफेशनल जो स्टार्ट होता है जी। कि यहाँ से एक शुरुआत होने लगा, और हमें भी धीरे धीरे नहीं मजा यार, आने लगा। ये तो मजा आ रहा है, ये तो अच्छा लग रहा है। तय हो गया ना फिर कि इतना पैसा लेना है। तो 3, 4, 5, 6 गाना, 8 गाना, तो हम लोग की ऐसी तैयारी। तो इन द मिड में मैंने शुरुआत किया था, फिर पता चला कि नहीं मेरी सिस्टर जो गा रही है वो तो कुछ ऐसी कुछ गॉड गिफ्टेड है,
कि इस उम्र में कोई ऐसा गा ही नहीं सकता, हाउ शी सिंगिंग। जी इवन मैं आपको बता सकता हूं कि बिस्मिल्लाह खां बनारस के जी जी। जब वो प्रोफेशनल बन गई सिंगर, तो उन्होंने, अभी क्या होता था उस जमाने में, पहले लाइट म्यूजिकल प्रोग्राम होता था, उसके बाद क्लासिकल प्रोग्राम शुरू होता था। तो हम लोग का कुछ 3 घंटे का शो होता था, एंड देन क्लासिकल 8 आवर्स 7 आवर्स, सितारा देवी, लच्छू महाराज, गुदई महाराज, बिस्मिल्लाह खां साहब। तो बिस्मिल्लाह खां साहब वो मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे मेरी सिस्टर स्टेज पे गा रही थी। जी। तो उन जैसा शख्सियत ने सिस्टर को बुलाया, गोदी में बैठा के उसको आशीर्वाद किया, एंड शी सिंगिंग, इतना अच्छा गाती थी वो। मैं भाई होके इतना उसकी तारीफ नहीं कर सकता हूं, बट मैं यही कह सकता था कि उसका मतलब नेक्स्ट चांस बॉम्बे में वही होने वाला था। क्या बात कि है। उन्होंने शायद एक गाना, शायद नहीं गाया था, रफी साहब के साथ भी उन्होंने एक गाना गाया था। तो वो ये जो वहां से शुरुआत होती गई, फिर वो 15 रुपए से 400, 400 से 800, 800 से 2000, ऐसा पेमेंट्स होने लगा ऑल ओवर यूपी बिहार में हम लोग शो करते गए। तो ऐसे ही स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा जैसे पहले चलता था, ऑर्केस्ट्रा जैसा होता खूब था, चलता था पहले, तो खूब चलता था, बहुत चलता था। और वो एक बोलते हैं ना जुनून था ऑर्केस्ट्रा के लिए उस जमाने बहुत ज्यादा। में। हाँ, हर शादी ब्याह में, Yes, कोई yes. भी उत्सव हो, तीज त्योहार हो, दुर्गा पूजा हो दुर्गा गया, पूजा हो, काली सरस्वती पूजा हो गया, जी। सरस्वती पूजा हो गया, हम लोग के शोज ही रहते थे ऑलवेज। तो वहां से हम लोग, आप कह सकते हो कि मैंने बचपन देखा ही नहीं। जी। 12 साल की उम्र में और 8 साल की उम्र में अगर आप प्रोफेशन में आ जाते हो, एंड आप इतने ऑडियंस को आपको होल्ड करना है, उनको एंटरटेन करना है, सो आपको फिर अपना टाइम जो है गाने पे पूरा फोकस, तो इसलिए पढ़ाई हमारी वहां से छूट गई, रुक गई। तो हम लोग वहीं से प्रोफेशनल बन गए थे। जी, जाहिर है कि फिर जिम्मेदारी होती है, लोगों की इच्छाएं होती हैं, उनकी जो इच्छा है, जो चाहत है, उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है ना। जी, कि वो चाहते हैं कि हमें सुनना है, तो जाहिर है कि फिर क्योंकि नाम था रत्ना मेरी सिस्टर का और मेरा नाम था देबाशीष। तो पिताजी ने क्या किया, वो आरडी वर्मन के नाम से आरडी ऑर्केस्ट्रा कर दिया। अच्छा। तो ये बहुत हम लोग का उधर बहुत नाम हो चुका था, बहुत पॉपुलर हो गया था। तो चलिए, यहाँ पर आपने बताया कि मुहे पनघट पे नंदलाल, ये गीत यहाँ सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो लता जी ने गाया है। जी। आपने बताया आपकी बहन ने गाया था, तो यहाँ पे सुनते हैं, फिर आगे बढ़े। हाँ जी, ठीक है।
तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि देवाशीष जी और इनकी बहन रत्ना जी किस तरह से लोकप्रिय हुई, और आरडी नाम से ऑर्केस्ट्रा इन लोगों ने जो चलाया तो एक धूम मच गई थी। देवाशीष जी, उन यादों में चलते हैं। जी। लोकप्रियता आपने बताई कि बहुत थी, और क्या क्या आपको अच्छा लगता था? किस तरीके की लोकप्रियता थी आपकी? कितने पॉपुलर थे आप? पॉपुलर तो इतने हो गए थे जी। कि हमें, मुझे याद है, खाने के लिए भी टाइम नहीं हुआ करता था जी। कि जो मिल गया रास्ते में, कभी मूंगफली खा लिया, कभी 2 पूड़ी खा लिया। जी। क्योंकि घर पे कहाँ रहते थे हम लोग, ट्रैवल करते रहते थे, कभी यहाँ पर कभी वहां पर। तो ट्रेन में, और वो भी विदाउट रिजर्वेशन। उस जमाने में तो आप रिजर्वेशन भी कोई वैल्यू नहीं था। जी। हाँ। लोग आप ट्रैवल करते थे, बोलते थे नहीं नहीं, यहाँ रिजर्वेशन नहीं चलता, आप ऐसे हाँ, बैठे रहो। बैठे रहो। जी। तो ऐसे करते हम लोग, मैं कहूंगा कि उसके बाद एक टाइम आया कि मुझे लगा, मेरी सिस्टर धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जी। तो मैंने कहा अभी यहाँ पर मुझे शिफ्ट होना चाहिए। जी। तो मैं अपने फादर को कहने लगा कि नहीं, आई वांट टू गो कैलकाटा, मुझे अभी कैलकाटा शिफ्ट होना है। तो फादर सोच रहे थे इतना बड़ा नाम यहाँ पर है, अभी इनको कैलकाटा कैसे लेके जाऊं, क्या करूं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रोफेशन बन चुके थे, तो हमारा अर्निंग वहीं से शुरुआत हो चुका था, ठीक ठाक हो रही थी। जी। तो फिर ऐसा टाइम हुआ कि हम लोग कैलकाटा शिफ्ट कर गए, और कैलकाटा शिफ्ट करने के बाद मेरे हिसाब से ज्यादा 1 साल मैक्सिमम हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। इनको बताना पड़ा, भाई ये भाई बहन गाते हैं, पिताजी के दोस्त थे, वो किसी को रिकमेंड करते थे कि देखो इन बच्चे को आप जरा सुन के देखो, बहुत अच्छा गाते हैं, मगर कलकत्ता में कोई जल्दी से चांस नहीं दे रहा था। बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर, और बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वहां पर। तो ये कौन है, इतने छोटे छोटे बच्चे। और क्या होता है ना, डोमिनेट होता ही है, आप कहीं भी जाओ, पहला आपका जो लाइफ शुरुआत, एक स्ट्रगल तो होता ही है। जी जी। तो वो स्ट्रगल था उस वक्त थोड़े दिन के लिए, और उसके बाद हमें एक चांस तो मिल गया, जो बड़ा शो था, मन्ना दा नाइट था वो। अच्छा। हाँ, मन्ना दा नाइट था कलकत्ता में। तो वहां पर हमें चांस मिल गया, मेरा भाई बहन को। हमने फिर वहां जो परफॉर्म किया, मैंने हर टाइप के गाने गाए उस वक्त। अच्छा। क्योंकि एक टाइम था कि मैंने जब रफी साहब का मैंने गाने शुरू किए, तो मेरे फादर का यही शौक था कि नहीं, अगर किसी का भी गाना है तो सिर्फ रफी साहब के गाने आप गाओ, और किसी के गाने मत गाओ। तो मैं बहुत यंग था, तो मुझे उस वक्त रफी साहब के गाने ही नहीं आ रहे थे ना, यशुदास, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह जी, यही सब गाने आ रहे थे ना। रफी साहब के गाने ही कहा, उस वक्त नए गाने नहीं आ रहे थे जी, उस समय चल रहे थे, डोमिनेट हो रहे थे ना। किशोर कुमार ने सबको डोमिनेट करके रखा। किशोरदा आ चुके थे, किशोरदा पॉपुलर हो गए थे, पॉपुलर थे, एक का टाइम चल रहा था। तो नेचुरली ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए मेरे पास गाने ही कहाँ कि मैं, ओपन शो में इस तरीके के गाने ही ज्यादा चलते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और आपको जब तक आप वहां पर होल्ड नहीं कर सकते, हाँ, होल्ड नहीं कर सकते ऑडियंस को, तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाएगा कोई भी। तो इसमें थोड़ा सा मेरा पिताजी का भी हो जाता था कभी कि नहीं गुस्सा रहते थे मुझसे कि नहीं, तुम ये ठीक नहीं है। क्योंकि सिस्टर सिर्फ लता जी की गाती थी जी, हाँ, और वो बहुत खुश होते थे, और गाती भी मुझसे भी अच्छी गाती थी, मुझसे भी अच्छी गाती थी। तो वो उनका फोकस मेरी सिस्टर के ऊपर ही ज्यादा रहता था। ये तो आगे कुछ इसका तो होने वाला नहीं है, इसको चलो ऐसे ही, मैं जस्ट बोलते ना टाइम पास के लिए ऐसे ही था उनके लिए, मतलब फादर के लिए। सो मैंने जब वो शो किया, तो वहां से हम लोगों की जो शुरुआत हुई, उसके बाद तो मैं आपको कह नहीं सकता कि ऐसा फेम किसी को बहुत शायद कम ही मिलता होगा। कलकत्ता में क्या होता है, छोटे छोटे बहुत से एक के बाद एक गलियां होती हैं, और सब गलियां में शोज, हर कोई पूजा पे शो करते रहते हैं। तो हम लोग इतना पॉपुलर हो चुके थे कि ऑडियंस हमारे लिए सुबेरे 4-5 बजे तक बैठी रहती थी। इन द मीन टाइम जितने भी वहां के लोकल आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग सब गाते थे, मगर वो भाई बहन कब आएंगे उनके लिए ऑडियंस बैठी रहती थी। और हमें स्टेज मिलता था सुबेरे 4, 4:30, 5 बजे लास्ट। हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि हम वही रात जागते थे, तो उसमें खाना पीना, कोई चाय खाली, कभी कुछ कभी ऐसे करके जिंदगी जी। मजा तो आ रहा था, क्योंकि शोज और इतना फेम
जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, जी। वो मुझे मिल रहा था, मुझे एंड मेरी सिस्टर को। ऐसा था हम लोग का। जहां पर मुझे 2 शो या 3 शो रात को करना होता था, वहां पर हम लोग के इतना प्रेशर रहता था कि हमें 6-6 शो करना पड़ता था एक रात में। और वो आप समझ सकते हो कि ऑर्केस्ट्रा जाके लगाना और उसको फिर खोलना, हटाना, उतारना, गाड़ी पे रखना, फिर दूसरी जगह जाना, ट्रैवल करना, ट्रैवल करना। तो ऐसे कभी कभी क्या होता था, 1-2 शो छूट जाता हो जाता था। ओहो। तो चलिए ये बताइए कि जो आपने बताया कि मन्ना डे नाइट हुई, उसमें कौन सा गीत आपने सुनाया था, या कौन सा ऐसा खास गीत था, कुछ याद आ रहा है जो सबसे ज्यादा हिट हुआ उस वक्त? उस वक्त तो ये यशोदास का गाना बहुत चल रहा था जी। माना हो तुम बेहद हंसी जी। और अमर अकबर एंथनी का गाना चल रहा था, पर्दा है पर्दा। जी। वो फिर शिरडी वाले साईं बाबा मैं बहुत ज्यादा गाता था उस स्टेज पर। और मेरा भाई बहन का डुएट्स वगैरह तो आई थिंक हम किसी से कम नहीं का डुएट, कंपटीशन सॉन्ग्स हो गया। फिर ऐसे ही जो हिट गाने होते थे, मगर हिट गाने मैं ज्यादा गाता था। और मेरी सिस्टर जो है वो एकदम क्लासिक गाने के लिए, मेरे फादर पीछे बैठे रहते थे। कोई ऐसा गाना नहीं होगा, मैं जो कहूंगा वही गाना होगा। अच्छा। अभी वो रहना बीती जाए, अभी वो गा रही है मोहे पनघट हो गया, फिर आ सोचा तो आंसू भराए, मदन मोहन जी का जितने भी अच्छे अच्छे गाने। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि वो इतना अच्छा गाती थी। मैं डरता था कि ये मेरे फादर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऑडियंस अभी हुट करेगी इसको, इसके गाने नहीं सुनेगी जी। मगर एक गाना 2 गाने के बाद वो पूरा माहौल चेंज हो जाता था, बिकॉज वो इतना अच्छा गाती थी इसलिए। तो उसके बाद फादर एक एक गाना निकालते थे, अभी ये गाओ, अभी ये गाओ, ऐसे करके हम लोग 3 से 4 घंटा शो करते थे। सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर। बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल चीज है। चलिए हम भी यहाँ थोड़ा सा माहौल चेंज करते हैं और यशुदास का जो आपने गीत कहा है वो अभी ये स्ट्रगल पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो सुनते हैं ना, देखते हैं उस समय आप कैसा गाते थे। ठीक है, आपके सामने तो मैं ना नहीं कर सकता। जी। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। बहुत सुंदर, वाह, थैंक यू। बहुत सुंदर। अभी तो मैं भूल गया, उस वक्त गाता था प्रैक्टिस। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। देखो कभी तो
इकरार से माना हो तुम बेहद हंसी ऐसे बुरे हम भी नहीं खुलता नहीं कुछ दिलरुबा तुम हमसे खुश हो या हो खफा तिरछी नजर तीखी अदा लगते हो क्यों बेजार से देखो कभी तो प्यार से डरते हो क्यों इकरार से माना हो तुम बेहद हंसी ऐसे बुरे हम भी नहीं तुम दो कदम दो साथ अगर आसान हो जाए सफर छोड़ो भी दुनिया का डर तोड़ो न दिल इनकार से देखो कभी तो प्यार से डरते हो क्यों इकरार से माना हो तुम बेहद हंसी ऐसे बुरे हम भी नहीं देखो कभी तो प्यार से डरते हो क्यों इकरार से दोस्तों आपने गीत सुना, गायकी देखी, सुनी और बातें अभी बहुत सारी हैं। किस तरह से खुद इन्होंने अपना गीत गाया यानी खुद स्वर दिया वो भी बात करेंगे। और हमारे साथ हैं इस समय देवाशीष दास गुप्ता जी।
देवाशीष जी, ये तो हो गई आप लोगों की लोकप्रियता की बात। जी। और थोड़ा सा और बताइए ना, जैसा अभी आप बता रहे थे कि लोग सड़क पर लेट जाते थे आप लोगों के इंतजार में, या आपको आगे नहीं जाने देते थे, लोग पहचानने लगे, तो मतलब सामान्य तौर पर जैसे आप इधर उधर जाते हैं तो उसमें दिक्कत होने लगी होगी। जी, क्योंकि ऐसे तो हम लोग कभी भी जब शो में जाते थे, गाड़ियों में जैसे उतरने से पहले कांच अगर थोड़ा सा भी ओपन किया तो कम से कम 50-100 हाथ ऐसे अंदर आते थे कि एक बार छू ले इनको, हाथ मिला ले। अच्छा। तो ऐसा फील होता था ये हम लोग हैं कौन कि इतना लोग क्यों चाहते हैं, इतना चाहते हैं। तो ऐसे ही जब किसी ने एक बहुत सेंटिमेंटल बात किया था कि हम जहां पर पहुंच नहीं पाए और पहुंचने के बाद हमारे साथ बहुत मिसबिहेव किया गया कि आप लोग के वजह से हम लोग का शो खराब हुआ, आप लोग आए नहीं। तो उसमें से किसी ने बताया कि आपको मालूम है आपके साथ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग को ऊपर वाले ने इतना फेम दिया हुआ है, लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, तो जब आप नहीं आते उतना ही गुस्सा भी आपको सहना पड़ता है। जी। तो हम बहुत एम्बेरस फील कर रहे थे, मगर जब इस लड़के ने ऐसा कहा, नहीं ये तो बात में कुछ तो दम है कि अगर आपको प्यार भी मिलता है तो गुस्सा भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसा बहुत होता था हमारे साथ, बहुत होता था। मुझे मालूम पड़ जाता था कि मेरा एक सेक्रेटरी हुआ करता था उस जमाने में। ये भी बड़ी अजीब बात है, उस जमाने में हमें सेक्रेटरी इसलिए रखना पड़ता था क्योंकि सुबेरे से लेकर रात तक एक के बाद एक लोग आते रहते थे कि मुझे शो करना है। वो हम अगर इतनी बातें करेंगे तो हम गाएंगे कैसे, क्योंकि हमें रात को वापस 4 बजे 5 बजे आने के बाद सुबेरे 9 बजे भी हॉल में शो में जाना पड़ता था। अच्छा। हाँ, ऐसा भी होता था। तो नेचुरली हमें किसी का सपोर्ट लेना था, इसलिए मेरे फादर ने एक वहां का सेक्रेटरी रखा हुआ था ताकि वो समय आदि की व्यवस्था देखे। हाँ, वो कौन सा शो लगा है याद रखे, करना है नहीं करना है, याद रखे, नहीं तो पता ही नहीं है कि कल परसों डायरी मेंटेन करना है, ये करना वैसा करना। तो ऐसे सिलसिला चलता गया। वैसे जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है, नहीं पॉपुलैरिटी मिलती है, उसके संग संग दिक्कतें भी बहुत सारी होती हैं। बहुत होती है, बहुत होती है। इतना आसान नहीं होता है लोकप्रियता को बनाए रखना और उसको हासिल करना। पहले तो उसके पहले की इतनी मेहनत आप लोगों की, और उसके बाद सब मैनेज करना, व्यवस्था रखना बहुत मुश्किल होता है। फिर आप मुंबई कैसे आना हुआ, वहां से कैसे यात्रा यहाँ तक आई? उसके बाद फिर कलकत्ता में शो करता गया और काफी शो करते 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 फिर इन द मीन टाइम कुछ स्टार्स लोग आते थे, बॉम्बे से आते थे कलकत्ता शो करने के लिए। कभी जैसे हेमलता जी आई, कभी बप्पी लहरी आ रहे हैं। खास करके बप्पीदा के साथ काफी शोज होता था, मतलब उनके साथ नहीं, मैं कहूंगा कि हमारा एक ग्रुप होता था और बप्पी लहरी नाइट होता था और हमें भी वहां पर बुलाया जाता था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि हमारा शो चल रहा है और बप्पीदा वहां पहुंच गए, तो सुन रहे हैं कोई गा रहा है यहाँ पर, तो कभी कभी वो इम्प्रेस होके पूछते थे कौन गा रहा है, ये कौन है, बुलाओ उसको। तो मैं आके जब दादा से मिलने के लिए आता था बप्पीदा के पास, अरे तुम तो अच्छा गाते हो, आ जाओ बॉम्बे, कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा हाँ जरूर जरूर। मन में यही था कि चांस तो मिलने वाला नहीं, हाँ यहाँ बोल देना तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके क्या हुआ, कलकत्ता में फिर वही एक जैसा लाइफ होने लगा, वही शो, वही रात जागना। ये करते करते एक टाइम हो जाता है कि आप सोचते हो कि नहीं इसके आगे क्या है, इसके आगे बस यहीं पर एंडिंग है क्या। तो सिस्टर जो उनका एम्बिशन इतना हाई लेवल का हो चुका था कि एवरीबॉडी नोज, बॉम्बे में भी सबको मालूम पड़ गया था कि ये लड़की अगर बॉम्बे आएगी ये तो तहलका मचा देगी। तो मैं और मेरी सिस्टर फादर मुझे लेके आए, तो हम लोग पहले मिले माला सिन्हा जी से। अच्छा। उस जमाने की जो हीरोइन। जी। हाँ, उनके घर गए तो उन्होंने फिर भाई बहन से गाना सुना। तो उस वक्त मैं और रत्ना ने गाया था दिले बेताब को सीने से लगाना होगा। क्या बात है। रफी साहब और लता जी का डुएट था। तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हर वक्त मेरी सिस्टर का ही तारीफ ज्यादा होता था, मगर माला सिन्हा जी ने बोला कि इस लड़के में एक अलग ही वॉइस है। अच्छा। जबकि मैं बहुत यंग था और यंग वॉइस था, मैच्योरिटी नहीं थी वॉइस में, बट वो एक्सप्रेशन गाने को कैसे गाना है, मतलब उनका इतना कहना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी। फादर को कहा कि नहीं अच्छा। तो उस जमाने में फिर हम लोग सलीलदा से मिले और भी कुछ आर्टिस्ट बॉम्बे के, उनसे मिलके हम लोग फिर से रिटर्न हो गए थे। अच्छा।
कलकत्ता में हम लोग शिफ्ट हो चुके थे ऑलरेडी, तो हम जी। लोग फिर कलकत्ता वापस चले गए। उसके बाद ये हुआ कि ये करते 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 मैंने जो आपको कहा कि ये कहाँ तक करना है, जी। कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, बॉम्बे में भी कोशिश करते हैं। जी। सिस्टर का कुछ शादी हो गई थी उसकी, तो उनके हस्बैंड उसको अलाउ नहीं कर रहे थे गाने के लिए, ओहो। तो बचा कौन, मैं बचा। जी। तो फादर का भी एक शौक था कि नहीं हम भाई बहन कुछ बड़ा नाम कमाएं, तो फिर मैं आ गया बॉम्बे। जी। बहुत बड़ा रिस्क कह सकते हैं आप, कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे कोई बॉम्बे में चांस मिलेगा कि नहीं। फिर मनसुख जरिएवाला करके उन्होंने मुझे एक शाम रफी के नाम, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ रफी साहब के गाने मैंने शुरू कर दिया था। आई एम नॉट सिंगिंग एनीबडी, और अच्छा। किसी के भी गाने मैं नहीं गा रहा था, सिर्फ रफी साहब के गा रहा था। क्योंकि इसमें भी एक हिस्ट्री है, फादर ने मुझे कह दिया था तुम अगर रफी साहब के गाओगे तो इस घर में रहो, अदरवाइज तुम अपना खुद संभाल लो क्या करना अच्छा। है तुम्हें, बिकॉज ही डोंट वांट कि मैं ये सबके गाने गाऊं। अच्छा। तो आज मैं उनको याद करता हूँ ऑलवेज, मतलब वो कितने समझदार हो सकते हैं कि मैं अंदर से नहीं समझ पा रहा था, और मैं सोच रहा था क्यों मुझे फादर ऐसा मिसगाइड कर रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैं उनको समझ रहा था कि वो नहीं समझ रहे, जी। मगर फादर को मालूम था कि अगर गाना है तो किसी का गाना गाना है, वो तो आगे तक देख रहे थे। ये आगे तक देख रहे थे। जी। तो जब मैंने धीरे धीरे रफी साहब का गाना शुरू किया तो अनबिलीवेबल कि जब स्टेज पे मुझे जो क्रेज मिलना शुरू हुआ रफी साहब के गाने पर, तो मैंने देखा अरे हाँ फादर तो सही कह रहे थे। तो उसमें फिर मुझे नशा चढ़ता गया जी। कि नहीं, और मैं कितना जान सकूं रफी साहब के गाने को, कैसे सीख सकूं, क्योंकि कैसेट था उस जमाने में, और वो भी बहुत हाई स्पीड में कभी बजता था, तो इतना मजा नहीं आता था जी। गाने को आप कैसे सीख सको। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में, ओ, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे। बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। आ,
होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। तो जो भी हो, जितना भी हुआ, वहां से रफी साहब के गाने मैंने जब शुरू किए, तो मैं बॉम्बे में जब आया तो मनसुख जरीवाले ने मुझे एक शाम रफी के नाम टाइटल में प्रोड्यूस किया, और वहां से फिर एक्चुअली कैलकाटा में मुझे ऑलरेडी रफी साहब के एक लाइव शो का कैसेट रिलीज किया था। अच्छा। टी सीरीज ने, जब मैं कैलकाटा में था। तो उसके बाद मेरा गैप हो गया था टी सीरीज में। इवन दैट टाइम मी एंड कुमार शानू, हम लोग दोनों एक ही साथ दिल्ली गए थे। अच्छा। उन्होंने एक बंगला कैसेट गाया था, प्राइवेट सॉन्ग, और मैंने एक रफी साहब का पूरा एल्बम, उसमें बहुत सारे अलग अलग गाने थे जो लाइव शो के हिसाब से जी। कैसेट रिलीज हुई। अच्छा। तो वो कैसेट बहुत हिट हो गई रफी साहब का जो था। जी। तो उसके बाद मैं आ गया बॉम्बे। बॉम्बे आने के बाद जब उन लोग ने पेपर स्क्रीन में देखा, मेरा बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं एक शाम रफी के नाम, तो इन द मीडियम उन लोग शायद ढूंढ रहे थे मुझे, जो मुझे भी नहीं मालूम था। मोबाइल नहीं था, ना मेरा कोई फोन नंबर था, ना मेरा कोई एड्रेस किसी को मालूम था। उस जमाने में तो कुछ भी नहीं था। अगर वो मुझे ढूंढ भी रहे थे तो वो कहाँ से मिल सकते हैं उनको बॉम्बे में, क्लू नहीं था कोई भी। तो मैं वही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के घर पे एक दिन बैठा था, तो मोहम्मद अजीज मुन्ना, जिनको हम लोग वहां पर कलकत्ता में मुन्ना भाई बोलते हैं, अच्छा। मुन्ना दा बोलते हैं, तो वो देखा कि मैं लक्ष्मी जी के यहाँ बैठा हूँ, मेरा कुछ सिटिंग था, तो वो आए, बोले अरे तुम इधर बैठे हो और उधर, अरे लालटेन बोलते हैं ना वो, वो लेके तुम्हें हर जगह इन लोग ढूंढ रहे हैं कि वो सिंगर कहाँ है, जरा उसका कोई एड्रेस निकाल के दो। तो वो 10th रोड में, और एलपी जी का घर उसी रोड के ऊपर, मतलब आप वॉक डिस्टेंस में भी 10 मिनट में पहुंच सकते हो 10th रोड में। तू अभी दौड़ के जाओ वहां पर, हाँ, दे आर वेटिंग फॉर यू। तो मैं गया, और ये इंडियन एयरलाइंस का टिकट, राज बनोत उस वक्त वहां के मैनेजर जी, बोलते ये बेटा टिकट पकड़ो और तुम्हारी रात को 8 बजे की फ्लाइट है। 4 बजे वो मुझे बोल रहे 8 बजे की फ्लाइट है। अच्छा। हाँ, उधर दिल्ली में आपको जाना है। और मैं गया कैसे भी, 1-2 कपड़ा जो भी अच्छा। लेके सीधा दिल्ली, हाँ दिल्ली। और आई थिंक उस वक्त मैं गा के आया, कुछ 400 गाने गा के आ गया। ओहो, स्ट्रेट, मतलब उन्होंने मुझे रख दिया। उनका तो सिस्टम ही था, आर्टिस्ट लोग के लिए बंगला रहता था, गाड़ियां रहती थी, आप यहाँ रहो, खाओ पियो और रोज गाने गाते रहो। तो ऐसे मेरे हिसाब से एक एक रात को कभी 10, कभी 8, कभी 14, जैसा वॉइस अलाउ करे, तो गाते गए। गुलशन कुमार जी, जी, मतलब वही रफी साहब के गाने जी, जितने भी थे, क्योंकि वो कैसेट हिट हो गया था अपना जी, तो उसके हिसाब से वो उनको चाहिए था, तो उनको अच्छा लगने लगा, तो और भी गाते जाओ। डुएट हो गया, सोलो गाने हो गए, लिस्ट बनता था, सुबेरे लिस्ट आ जाता था, आज आपको ये गाने गाने हैं। उसमें से कितने गाने मैंने कभी गाए भी नहीं होंगे, तो उसी में मुझे कैसे तैयार करते थे? वो बहुत मुश्किल होता था। वो भी कौन, किसका गाना? रफी साहब का जी। हाँ ठीक है, जो कॉमन गाने हैं आपको मालूम है, तो वो तो इतने सारे गवा रहे थे मुझे, तो उसमें बहुत मुश्किल होता था। कभी कभी मुझे जैसा गाना था या मैं जितना करना चाहता था शायद उतना नहीं कर पाता था। मैं एक मन में कसक रह जाती। लेकिन यहाँ पर जब रफी साहब की इतनी बात चल रही है, तो हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे होंगे कि रफी साहब का गीत यहाँ सुन लिया जाए। रफी साहब तो रफी साहब ही है। हाँ, लेकिन कौन सा गीत यहाँ सुना जाए? दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न पूछो आज क्या, पैगाम लाई है घटा है। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरे जुल्फों की कसम। दिल बेकरार सा है,
हमको खुमार सा है जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा। बस कुछ न पूछो आज क्या, पैगाम लाई है घटा। अब मन जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है जब से तुम्हें देखा सनम। हाँ, दिल बेकरार सा है। हाथों में आंचल थाम के ये सर झुकाने की अदा, दीवाना कर देगी मुझे यूं मुस्कुराने की अदा। अब मन जाना प्यार क्या है, तेरे होठों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है। ये थी जाने माने पार्श्व गायक देवाशीष दास गुप्ता से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे आज ही के दिन, अगले हफ्ते इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। सेल्यूलाइट डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज।